हेलो एवरीवन, मैं अंजुमन वाला आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज की ये वीडियो होने वाली है आपके मॉक टेस्ट से रिलेटेड। तो जैसे कि सीपीयू का एग्जाम अब आने वाला है और कहीं ना कहीं आपको सब यही रिकमेंड कर रहे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं। पर दिक्कत क्या आती है कि हम मॉक टेस्ट तो लगा रहे होते हैं पर हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा होता है। तो ये वीडियो उसके ऊपर है। हाँ, मैं मानती हूँ अभी मेरा भी कोई स्कोर बहुत ऊपर नहीं आ रहा है। मेरा भी स्कोर अभी 125 टू 130 के बीच में ही है। बट मैं इस वीडियो में ये नहीं बता रही हूँ कि कैसे आप टॉप स्कोर कर सकते हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं अभी तक 170s 180 190s में होती। बट यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ ऑनेस्टली क्या आप कर सकते हैं कि आपका स्कोर आपको इम्प्रूव होता दिखे, जो कि मुझे दिख रहा है मेरा स्कोर इम्प्रूव होता हुआ। तो मैं आपको वो सब चीज़ें सजेस्ट करूँगी ताकि आप उन चीज़ों को करोगे तो आपके अगर 120 है तो 125 टू 130 हो जाएंगे, 130 है तो 135 टू 40 हो जाएंगे। कुछ ना कुछ आपको इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखने को मिलेगी। और अगर आप ये कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपको काफ़ी हद तक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर आपके स्कोर बहुत अच्छे हैं और अगर आपके स्कोर मुझसे अच्छे भी आ रहे हैं तो और आपको लगता है कि ये वर्थ नहीं है देखने की, इट्स ओके। क्योंकि मैं जानती हूँ कि बहुत से एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनके बहुत अच्छे स्कोर आ रहे हैं। पर ये वीडियो उनके लिए है जिनके स्कोर अच्छे नहीं आ रहे हैं या जिनके स्कोर में कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़रूरी अगर कोई एक चीज़ है वो है उसे अच्छे से एनालाइज करना। आपका मॉक टेस्ट तो आपने लगा दिया है, लेकिन उसके बाद आपकी गलतियाँ क्या है क्या नहीं है वो सब चीज़ें देखना भी बहुत ज़रूरी है। और एनालाइज करने के भी दो तरीके लोग फॉलो करते हैं। एक होते हैं वो लोग जो सिर्फ ये देखते हैं कि उन्होंने क्या गलत किया, और एक होते हैं वो लोग जो सिर्फ ये देखते हैं उन्होंने क्या छोड़ा। ये दोनों ही तरीके कहीं ना कहीं गलत हैं। आपको पूरा मॉक टेस्ट अच्छे से देखना चाहिए। आपको ये भी देखना चाहिए कि जो आपने अटेम्प्ट करे हैं उसमें आपने क्या गलतियां की है कि वो गलत हुआ, क्योंकि आपको वो आता होगा तभी आपने अटेम्प्ट किया। तो ऐसा क्या हुआ कि वो आपसे गलत हो गया? कैलकुलेशन मिस्टेक थी, जल्दबाजी में आपने पढ़ा नहीं क्वेश्चन, क्योंकि आप अपनी गलतियों से ही इंसान सीखता है। तो आप वहाँ पे सीखोगे कि अच्छा मैंने ये चीज़ करी, आप आगे उस चीज़ को दोहराओगे नहीं। और जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं उन्हें भी अच्छे से देखिए कि इसमें ऐसा क्या था जो मैं कर नहीं पाया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ्स की। मैथ्स में आप देखो कि आपने क्या चीज़ें गलत की है और क्या चीज़ें की ही नहीं है। जो गलत की है उन कंसेप्ट को नोट डाउन कर लो। 2-3 मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको एक क्लियर आइडिया आ जाएगा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार आप गलत कर रहे हो। इसका मतलब है आपको वो रिवाइज करने की ज़रूरत है, उसे साथ में रिवाइज करते रहें। दूसरी चीज़ होगी, आपकी एक और लिस्ट होगी जिसके अंदर आप ये लिखोगे कि आप कौन से टॉपिक के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं अटेम्प्ट किए हैं। तो आपको थोड़े दिनों बाद 2-3 मॉक टेस्ट के बाद आपको थोड़ा आइडिया आएगा। सिर्फ एक मॉक टेस्ट से आपको ये इतना अच्छे से नहीं पता चलेगा। 2-3 मॉक टेस्ट के पास आपकी लिस्ट में मैथ्स के लिए एक तरफ हो जाएंगे वो टॉपिक्स जो आप कर रहे हो पर गलत कर रहे हो मैक्सिमम टाइम, और एक तरफ वो टॉपिक्स होंगे जो आपको आ ही नहीं रहे हैं, जिसके क्वेश्चन आपने किए ही नहीं अभी तक। तो उसके बाद आपको जो करे हैं गलत उनको रिवाइज करो, और जो ऐसे टॉपिक है जो आपने करे ही नहीं है और वो अगर 1-2 दिन में कवर हो सकते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी उन्हें ज़रूर कवर करें। हाँ, मैं मानती हूँ लास्ट के टाइम पे कुछ नया नहीं पढ़ना चाहिए, बट अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिसको आप 2 या 3 दिन में अच्छे से कवर कर सकते हैं, जैसे एलसीएम एचसीएफ का अगर हो गया तो आप उसे 1-2 दिन में कवर कर सकते हो अगर अच्छे से पढ़े। या फिर कोई ऐसे छोटे मोटे टॉपिक्स जो आपको लग रहा है कि मैं 2-3 दिन में से कवर कर सकता हूँ, तो आप उसे कवर ज़रूर करें। पर अगर कोई बड़ा टॉपिक है जैसे कि ज्योमेट्री है, उन्हें आप फिर ना करें। हाँ, अगर ऐसा है कि ज्योमेट्री के कुछ सर्टेन टॉपिक्स हैं जो आपको लग रहा है कि भाई मेरे को ये आ नहीं रहे हैं, उनको आप रिवाइज कर लें। बट बड़े चैप्टर्स को तो आप अभी हाथ मत लगाना। अगर 1-2 टॉपिक्स आपको लग रहे हैं कि 1-2 टॉपिक्स नहीं हो रहे, उनको कर लो, पर नए बड़े चैप्टर को हाथ नहीं लगाना। छोटे हो तो उन्हें कवर करो। तो आप धीरे धीरे क्या चीज़ें देखोगे, जो आप गलत कर रहे थे वो आपके सही होने लगेंगे क्योंकि आप उसे रिवाइज कर रहे हैं। और जो आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे थे उनमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आप कर चुके होंगे, जिसकी वजह से आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। जैसे मैं अपना एग्जांपल देना चाहूँगी, मैंने सारे टॉपिक्स तो कर लिए थे लगभग, लेकिन स्पीड एंड डिस्टेंस का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक था जो मैंने नहीं किया था। और मैं 2-3 मॉक टेस्ट में लगातार देख रही हूँ स्पीड एंड डिस्टेंस के 1-2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मैं इन्हीं टॉपिक को कंप्लीट करूँगी, और मैंने वो टॉपिक कंप्लीट किए, रिवाइज किए। नेक्स्ट डे 3 में से मेरे 2 सही हुए, फिर 2 सही हुए, और फिर अच्छे से तीनों के 3 सही हो गए क्योंकि मुझे पता चल गया अच्छा ये कंसेप्ट मुझे याद नहीं हो रहा, उसे रिवाइज करा अच्छे से, फिर ठीक हो गया। तो आप देख रहे हो आपकी 2-3 दिन की मेहनत ने आपके 3 मार्क्स बढ़ा दिए। हमेशा याद रखना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि अरे यार ये 2-3 मार्क्स से मेरा क्या ही होगा ये वीडियो से, तो उन लोगों से पूछो जो 1-1 मार्क्स से भी रह जाते हैं। तो 2-3 मार्क्स की वैल्यू आप यहाँ पे निगलेक्ट नहीं कर सकते हो कि अरे 2-3 मार्क्स ही तो हैं, 1-1 मार्क्स मैटर करते हैं। तो जब आप ये एक चीज़ देखोगे ना, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ मुझे आ रही हैं चीज़ें, और आपके मार्क्स तो बढ़ ही रहे हैं। तो ये चीज़ सब में ही लागू होती है।
आपको सबके लिए चीज़ करनी चाहिए। अगर आप टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट देते हो तो आप वहाँ पे तो देखते ही हो कि आपके मॉक टेस्ट के एनालिसिस आते हैं और उसके अंदर नीचे लिखा होता है कि आपके वीक पॉइंट्स क्या क्या हैं, आप वहाँ से नोट डाउन करो। पर मैं सजेस्ट करूँगी ये नहीं देखो, 2 घंटे आप मॉक टेस्ट लगाने के लिए दे रहे हो तो 1 घंटा और सही अच्छे से उसे एनालाइज कर लो। रोज़ मॉक टेस्ट लगाओगे, कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगी तो दिल बहुत छोटा हो जाता है और ऐसा लगता है यार मुझसे नहीं हो पा रहा, मुझसे होगा ही नहीं। तो इससे बेटर है शांत दिमाग से मॉक टेस्ट लगा रहे हो, 1 घंटा एनालाइज करने में भी लगा दो, तो आराम से उसे एनालाइज करो। मैथ्स को अच्छे से एनालाइज करो। रीजनिंग में देखो सब अच्छे होते हैं, सबको ऐसा लगता है कि हम अच्छे हैं, पर यही सबसे बड़ी गलती होती है। हमें लगता है हम तो अच्छे हैं, रीजनिंग तो ईजी है, रीजनिंग को करने की क्या ज़रूरत है। सबके दिमाग में यही चीज़ें होती है, पर ये सबसे गलत चीज़ है। रीजनिंग में अगर आपके 38-40 तक आ रहे हैं मार्क्स और आपको लग रहा है आप अच्छे हो, तो आप गलत हो, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ा सकती है। क्योंकि एक बच्चा, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि रीजनिंग को इग्नोर ही करते हैं, वो सोचते हैं अरे यार रीजनिंग तो हो ही जाएगी, आपको ये गलती नहीं करनी है। तो रीजनिंग में तो आपको ये करना है कि अगर आपकी जो भी गलती हो रही है ना, उसको अच्छे से देखो कि अच्छा क्या हो रहा है। रीजनिंग पे बहुत अच्छी आपकी पकड़ होनी चाहिए, 45 के ऊपर आपके मार्क्स आने चाहिए। धीरे धीरे 44-45 ऐसे मार्क्स आपके ज़रूर आने चाहिए। धीरे धीरे ये और भी आगे बढ़ते रहेंगे। नंबर सीरीज वगैरह पे बहुत फोकस करें। नंबर सीरीज के जितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जो गलतियां होती है ना, ज़्यादातर नंबर सीरीज वगैरह में ही होती है। नंबर सीरीज में तो अगर आपकी गलती होती है तो आप अपनी हर एक गलती से सीखते हो कि अच्छा इस तरीके की सीरीज भी बन सकती है, अच्छा इस तरीके का चीज़ें भी हो सकती है। तो उन कंसेप्ट को दिमाग में याद रखना। अब वो चीज़ें होंगी कैसे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके दिमाग में ही चीज़ें आएंगी कि अच्छा ये वाला कंसेप्ट भी लग सकता है, अच्छा ये वाली चीज़ें भी हो सकती है। पर आप लिमिटेड 4 तरीके के क्वेश्चन करते रहोगे तो आपके दिमाग में 4 तरीके की सीरीज ही फॉलो होती रहेगी। आप सीरीज देखोगे, वो 4 कंसेप्ट लगा रहे होगे कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। 5वीं चीज़ सोचने की आपकी क्षमता इतनी रहेगी नहीं। तो जितनी आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, जितने नई नई तरीके की सीरीज आप सॉल्व करोगे, देखोगे, उतने ही तरीके की आप चीज़ें सोच पाओगे अपने दिमाग में कि हाँ इस तरीके की चीज़ें भी फॉलो हो सकती है। तो रीजनिंग को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बारीकी से उसे पढ़ना है, ऐसे कि वो आपका प्लस पॉइंट रहे। एवरेज नहीं रहना आपको सबके साथ कि अरे सबके इतने आ रहे हैं, ये तो अच्छे मार्क्स हैं। फिर बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में बहुत दिक्कत होती है सबको। कोई बोलता है हिंदी मीडियम से है, कोई बोलता है वोकैब नहीं याद हो रही है, कोई बोलता है ग्रामर नहीं हो रही है। तो इसका सिंपल सी चीज़ है, करनी तो पड़ेगी। अगर आपको जॉब चाहिए तो करनी पड़ेगी। और जो ये बोलते हैं कि हम हिंदी मीडियम से हैं, तो देखो नीतू सिंह मैम की बुक है, उसी को एक इंग्लिश मीडियम वाला पढ़ रहा है, उसी को हिंदी मीडियम वाला पढ़ रहा है, वही रूल्स वो याद कर रहा है, वही रूल्स आप याद कर रहे हो। डिफरेंस क्या है यहाँ पे? हाँ, थोड़ा सा ये डिफरेंस आता है कि वो थोड़ी चीज़ों को जल्दी कैच कर लेता है, सेंटेंस को ज़्यादा इजीली समझ सकता है। रूल तो दोनों समझ गए, सेंटेंस का सेंस क्या है वो थोड़ा ज़्यादा सही से समझ जाता है एज कम्पेयर टू यू। लेकिन रूल्स तो आप याद कर ही रहे हो ना, तो बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है। लगन है आपकी तो आपको वो डिफरेंस भी नहीं फील होगा। आप सॉल्व करते रहोगे तो आपको देखो जो पढ़ता है ना उसको पता चल जाता है सेंटेंस देख के कि इन चीज़ों में गलती हो सकती है, क्योंकि आपने वो रूल्स पढ़े हुए हैं कि इन इन जगहों पे गलतियाँ होती है। तो आपके दिमाग में वो सब चीज़ें होती है कि अच्छा यहाँ पे गलती हो सकती है। तो ये वाली चीज़ें छोड़ दो कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ। पूरे जी जान लगा दो, नीतू सिंह मैम की पूरी बुक पढ़ लो, अच्छे से कंप्लीट कर लो और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो। मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर इंग्लिश आपकी इंप्रूव नहीं हो रही है, ग्रामर में भी मिस्टेक आ रही है, तो PYQ क्वेश्चंस लगाओ। अगर आपके पास बुक है कोई, पहली बार लगाओगे 50 में से 3 क्वेश्चन भी हुए चाहे कोई बात नहीं, उसके बाद सॉल्यूशन देखो, उसके साथ साथ में देखो कि अच्छा यहाँ पे मैं गलती कर रही हूँ। दूसरी बार लगाओगे 50 में से 10 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बढ़ोतरी हुई, पता चला कि अच्छा ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ गए, फिर से सॉल्यूशन देखो। फिर तीसरी बार लगाओगे तो अपना 10 से 25 तक चले जाओगे आप। चौथी बार लगाओगे 25 से 40 तक चले जाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में वो कंसेप्ट बैठ चुके होंगे। तो प्रैक्टिस ही हर चीज़ का सॉल्यूशन है, कोई शॉर्टकट नहीं है। जो चीज़ जल्दी से आती है वो जल्दी से चली भी जाती है। आप आज तुक्के से याद कर लोगे, कल आपके दिमाग में वो रहेगी भी नहीं। इतनी सारी चीज़ों के तुक्के बनाओगे, वो भी तो याद करने हैं। इससे अच्छा कंसेप्ट ही याद कर लो आप। और रही बात वोकैब की, तो वोकैब के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है बहुत अच्छे से कि आपको कैसे आपकी वोकैब कंप्लीट करनी चाहिए और किस तरीके से आप वोकैब को बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। आपने अगर वो नहीं देखी, आप नीचे जाके वो देख सकते हो, क्योंकि अगर मैं अभी ये फिर से एक्सप्लेन करूँगी तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। लास्ट में बात करते हैं GS की। GS में सब एक बराबर हैं कि अब तो सामने वाले इंसान को जो 4 क्वेश्चन आते हैं वो आपको नहीं आते हो, और आपको जो 4 क्वेश्चन आते हैं वो सामने वाले को नहीं आते हैं। तो किसी से अपने आप को कंपेयर मत करो। GS में सब एक जैसे ही होते हैं। बस अपने ऊपर विश्वास रखो कि भाई मैंने जितना पढ़ा है ना वो बहुत है, और मेरे को बस वो अच्छे से रिवाइज़ करना है। इस तरह रिवाइज़ करना है कि अगर उसमें से कुछ आ गया ना तो तुम छोड़ने वाले नहीं हो, तुम्हारा गलत नहीं होने वाला है।
अपने ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन में अगर आपने सोच लिया ना कि मुझसे ये चीज़ होनी नहीं, तो कोई नहीं करवा सकता आपकी। और अगर आपने ये सोच लिया कि मैं तो करके दिखाऊंगा, और कोई आपसे वो चीज़ छीन नहीं सकता है, तो बस विश्वास रखो। मॉक टेस्ट देते रहो तो उसे एनालाइज ज़रूर करो। सिर्फ ये चीज़ें मत देखो कि क्या गलत हुआ है या फिर क्या छोड़ा है, सबका सब देखो। पूरा टाइम A to Z सारे सबके एक एक क्वेश्चन देखो कि मैंने यहाँ पे क्या गलती की और यहाँ पे क्या होना चाहिए था, मैंने ये क्वेश्चन क्यों सॉल्व नहीं किया, मेरी टाइमिंग क्यों नहीं आ रही है। और जिस तरीके से मैं एनालाइज करने के लिए बोल रही हूँ, एक बार उसे करके देखना। मैं मानती हूँ कि मेरे भी टॉप स्कोर नहीं है, पर मैं ये भी मानती हूँ कि मैं वही हूँ जिसके स्कोर 89 से आज 130 तक पहुँचे हैं। और मैं यही जानती हूँ कि मैं अपनी मेहनत रखूँगी तो ये 130 से 140 भी जाएगा, 140 से 150 भी जाएगा। क्योंकि ये सब आपके यहाँ होता है कि आपको करना है या नहीं करना है। और खुद पे विश्वास रखें। कोई भी अगर आपको डाउट होता है आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से आपके डाउट्स को क्लियर करने की। और मुझे बहुत खुशी होती है अगर आपकी इससे कोई हेल्प होती है, क्योंकि वीडियोस में बनाई इसलिए रही होती हूँ कि अगर किसी की हेल्प हो पा रही है मेरे थ्रू, तो इससे बड़ी कोई चीज़ होगी नहीं। और उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगी। एक हफ्ते इस चीज़ को फॉलो अप ज़रूर करना, और फॉलो करने के बाद आपको क्या रिजल्ट दिखता है, अच्छा बुरा जो भी, आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप अपनी एक्सपीरियंस में शेयर करेंगे। थैंक यू और ऑल द बेस्ट नेक्स्ट मॉक टेस्ट के लिए। और मुझे पता है आपका मॉक टेस्ट बहुत अच्छा जाने वाला है।